हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीलांजन मुखर्जी एंड आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसे हो सकता है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सारे कंसेप्शन है और बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है, तो हम लोग उसको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। मैं मोल के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम खुद धीरे धीरे समझोगे कि भाई मोल होता क्या है, क्यों वो नंबर आता है इतना बड़ा सा 6.022 इंटू 10⁻24, वो नंबर कैसे आता है। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बट हर एक क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा पहले उसको पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर तुम्हें सॉल्यूशन देखना है, पहले ही सॉल्यूशन नहीं देखना है। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानने हैं, जैसे कि हमारा पहला जो कि है प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन को देखते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है इसका मास बहुतों को पता है, नहीं पता तो देख लो। तो बेटा जो प्रोटॉन होता है इसका मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg, 24 ग्राम्स। ठीक, अब इसी मास को अगर मैं केजी में लिखना चाहूं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड इसका जो चार्ज होता है दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? देख ले अच्छे से। ओके, तो दिस इज द मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हमें याद रखने। इसके बाद आ जाता है हमारा न्यूट्रॉन। तो बेटा जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास होता है सेम 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और दिस कैन बी रिटन एज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड इसका चार्ज 0 होता है। इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल। बट ध्यान देना बेटा, इसका प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास बिल्कुल सेम टू सेम होता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बट हम लोग इन दोनों का मास को सेम मान के चलेंगे। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो पार्टिकल है दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन। तो देख, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो अगर तू देखेगा ना, प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, या फिर दिस कैन बी रिटन एज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड इसका जो चार्ज हो जाता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अब यहां पे देख, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर यहां पे देखो ये 10⁻24 है तो इसका मास क्या नेगेटिव है? बेटा ऐसा कोई मिसकंसेप्शन मत रखना, क्योंकि ये 10⁻24 मतलब 1.66 अपॉन 10⁻24। यहां पे कितना है? 9.1 अपॉन 10⁻28 ग्राम्स में। तो यहां पे अगेन इसका जो चार्ज है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान से देख, इसका कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, क्या अगर तुझसे पूछे कि भाई ये प्रोटॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, किसका चार्ज ज्यादा है? क्या सुनना बेटा, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, बताओ किसका चार्ज ज्यादा है? तो बेटा अगर तुम्हारा आंसर प्रोटॉन है तो गलत है। यहां पे चार्ज जो है वो दोनों का सेम है, बट सर फिर यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा ये जो चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये डिफाइन करता है इसके प्रॉपर्टीज को। किसको डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज को। क्योंकि हमने देखा है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स दो टाइप के चार्जेस से बने हैं। तो दो टाइप के जो चार्जेस से पूरा यूनिवर्स बना है, वो दोनों टाइप के चार्जेस एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब दो टाइप के चार्जेस है और दोनों के प्रॉपर्टीज एकदम उल्टा है, एकदम ऑपोजिट है। तो मैंने एक का नाम दे दिया पॉजिटिव, तो दूसरा वाला हो गया नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता, ये शो करता है इसके प्रॉपर्टीज को, कि भाई ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो पॉजिटिव वाला जो कैटेगरी का चार्ज है उससे बिलोंग करता है, ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव वाले कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्लियर है? ओके। अब एक और चीज तुझे याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर तुम यहां से कैलकुलेट करोगे ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली तो बोल सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर? मतलब अगर एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास पूछे तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर है? ओके। तो बेटा इस चीज को भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे इसका यूज आएगा। अच्छे से देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिया। ओके। इसके बाद एक एक टर्म आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हमें जानना जरूरी है। तो पहला टर्म जो है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का पहले तो अपना डेफिनेशन देखेंगे, वैसे मैं दोनों डेफिनेशन बताऊंगा। पहले तो अपना डेफिनेशन जैसे हम लोग याद रखेंगे और जैसे हम लोग फील के साथ उसको समझेंगे, अपना डेफिनेशन। एंड दूसरा है हमारा किताबी डेफिनेशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं अपना डेफिनेशन क्या है। भाई सिंपल तरीके से एटॉमिक मास यूनिट अगर तुमसे पूछे, एटॉमिक मास यूनिट, भले ही तुम किताबी डेफिनेशन याद रखोगे एग्जाम में लिखने के लिए, बट जैसे एटॉमिक मास यूनिट पूछे तो अपना डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, चले। अब यहां पर पहला चीज तो देखो एएमयू, डीए और यू, इसका मतलब क्या है? एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 केजी, वो केजी क्या है? यूनिट है। 1 ग्राम, वो ग्राम क्या है? यूनिट है। बट अगर तू देखेगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मासेस है वो बहुत कम है, तो हर बार एक प्रोटॉन का मास इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं होता। जब भी तुझे प्रोटॉन का मास पूछे तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, इतना बार बार थोड़े लिखेंगे। इसलिए हमने एक यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, या फिर इसको डीए ये भी बोला जाता है, विच इज डाल्टन, या फिर इसको यूनिफाइड भी बोला जाता है। यूनिफाइड यूनिट यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एएमयू लिखा हुआ है, डीए लिखा हुआ है या यू लिखा हुआ है, तीनों तुम सेम मान सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपना डेफिनेशन। भाई अगर मुझसे पूछे एटॉमिक मास यूनिट तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? सिंपल तरीके से 1 एएमयू, ज्यादा दिमाग मत लगा, 1 एएमयू होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के मास को ही हम लोग 1 एएमयू बोलेंगे। हमने उसको एक यूनिट बना दिया। हमने देखा भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो चलो इसी को एक यूनिट बना देते हैं। दिस 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स को एक यूनिट बना दिया 1 एएमयू। ठीक है, अब हमारे पास अगर 2 प्रोटॉन है, ध्यान सुनना, अगर 2 प्रोटॉन है, मेरे हाथ में 2 प्रोटॉन रख दिया, फिर हमसे पूछे कि भाई बताओ कितना मास है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे 1.66 × 10⁻24 × 2। जरूरत नहीं है। 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का 1 एएमयू, 2 प्रोटॉन का 2 एएमयू। कई बात तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास बोलते हैं 15 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन मास बताओ, तो अगर 15 प्रोटॉन है तुम 15 × दिस करोगे सॉल्व, बट जरूरत नहीं है, हमने इसका यूनिटी बना दिया। भाई 15 प्रोटॉन मास होगा 15 एएमयू। कई बात में समझ में आ रहा है? तो 1 एएमयू इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियन?
न्यूक्लियन क्या होता है भाई? न्यूक्लियन कुछ नहीं भाई, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन बोलते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अलग से, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली अगर बोले तो दे आर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मिलके बना रहा है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन का एक मास दैट इज 1 mu। ठीक है, अब देख किताबी डेफिनेशन में बाद में बोलूंगा, पहले क्या तुम्हें यह समझ में आया 1 mu कितना होता है? तो अगर मैं 1 mu को लिखना चाहूं कितना मास होगा, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द यूनिट ऑफ 1 mu। किताबी डेफिनेशन बाद में आएगा। ठीक है, क्लियर है? देख ले अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट चीज जो है वो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्म जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज एटॉमिक वेट। वैसे तुम्हें पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, बट फिर भी एक बार देखते हैं। एटॉमिक वेट कुछ नहीं होता है। एटॉमिक वेट अलग अलग एटम्स का पहले लिखते हैं। देख, जैसे हाइड्रोजन का अगर देखें तो भाई हाइड्रोजन में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन एंड कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका आइसोटोप नहीं मान रहा हूं मैं, हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, तो इसमें होता है एक प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो खुद ही बता, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन से मिलके इसका वेट कितना होगा? सर इसका वेट एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के बराबर होगा, तो 1 mu होना चाहिए सर, एकदम बिल्कुल। बट तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भी तो है। सर उसको भूल रहे हो सर, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी तो है। बट भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल है। तो प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो एक हाइड्रोजन का मास भाई, उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको हटा दो तो एक ही प्रोटॉन है, तो मास हो जाएगा 1 mu, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास ही हमारा 1 mu होता है। सिमिलरली अगर मैं हीलियम को देखूं तो देख, हीलियम का होगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट इलेक्ट्रॉन को हटा दो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलके इसका बनना चाहिए सर 4 mu, क्योंकि हर न्यूक्लियॉन का 1 mu है, 4 न्यूक्लियॉन्स है, हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियॉन्स ही तो है। तो 4 न्यूक्लियॉन्स का मास 4 mu। फिर आ जाते हैं चलो कार्बन में। कार्बन का होता है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो यह हो जाएगा 12 mu। भाई ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? ये सारे एक एटम के मासेस है। हाइड्रोजन एटम का मास, हीलियम एटम का मास, कार्बन एटम का मास, ये सारे एक एक एटम के मास है। तो बेटा अगर एटम के मासेस है तो इसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब यहां पे आ जाते हैं नेक्स्ट। जैसे नाइट्रोजन, तो खुद ही लिख सकता है, नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन है प्लस 7 न्यूट्रॉन है, तो दैट विल बी 14 mu। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 mu। फिर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन बराबर 23 mu। एंड कैल्शियम की बात करें तो 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन बराबर 40 mu। अगर तुम्हें इनके वैल्यूज नहीं पता कि सर हमें कैसे पता कि इसमें कितने प्रोटॉन है, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन है, हम तो नहीं निकाल पाएंगे। बेटा नहीं पता तो रट लो, अभी टाइम है, स्टार्ट हुआ है चैप्टर, तो जो जो भी चीजें आ रहे हैं अगर तुम्हें नहीं पता तो रटते चलो। Na का कितना 23, कैल्शियम का कितना 40 mu। क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं, ये तो भाई एटॉमिक वेट हो गया सबके, दिस इज आवर एटॉमिक वेट। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एटम का वेट हमने देख लिया, एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है, उससे एटॉमिक वेट आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे होगा? हर एक मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, ध्यान सुन, हर एक मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूक्लियॉन्स है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CO2 की बात करूं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो बेटा CO2 में C में कितने न्यूक्लियॉन्स है, O में कितने न्यूक्लियॉन्स है, हमने वैसे निकाला हुआ है। तो यहां से देख के बता, C का एक ही C है, तो एक C का कितना वेट होता है, 12 AMU। एक C का कितना वेट है, 12 AMU है। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू 16 विच विल बी इक्वल टू, देख 44 AMU। इसको U भी लिख सकते हो या फिर AMU भी लिख सकते हो। तो दिस विल बी आवर 44 AMU। क्लियरिटी है भाई, सिंपल सी बात है। कार्बन का हमें पता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट पता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलके CO2 का एटम मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा दैट विल बी 44 AMU। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये जो CO2 का मॉलिक्यूल है, ध्यान सुनना, CO2 का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन से 44 टाइम्स हैवी है। एक प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक न्यूक्लियॉन से 44 टाइम्स हेवियर है। क्लियर? नेक्स्ट चलो और देख लेते हैं, जैसे कि H2O देख लेते हैं। तो देख 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन तो 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, तो यहां से आ जाएगा 18 AMU। अच्छा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि सर हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि ग्राम्स में दिया हुआ रहता है, कभी कभी पढ़ते हैं AMU। सर कब ग्राम्स लगाएंगे कब AMU लगाएंगे? बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एक एटम, समझ, एक एटम का मास कभी ग्राम में हो सकता है? तो खुद ही सोच, कार्बन का तूने पढ़ा होगा 12 ग्राम, तो बेटा 12 ग्राम अलग चीज है। एक कार्बन तू मार्केट में गया, बोला कि एक कार्बन का एटम दे दो, तो उसने तुझे दे दिया 12 ग्राम का कार्बन का एटम। क्या 12 ग्राम एक कार्बन का एटम का मास हो सकता है? तो एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम पॉसिबल नहीं है, उसका मास भाई बहुत कम 12 AMU में होगा, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत छोटा यूनिट है। तो अगर एक एटम की मास पूछे या एक मॉलिक्यूल की मास पूछे तो भाई वो हमेशा AMU में ही आएगा। हां, तू इसको ग्राम में, केजी में कन्वर्ट कर सकता है, पर वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा भाई 12 ग्राम का एक कार्बन का एटम या फिर 44 ग्राम का एक कार्बन डाइऑक्साइड का एटम मॉलिक्यूल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझो बेटा, इस चीज को समझो, AMU बहुत छोटा यूनिट है। एटम्स का मास को डिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली AMU का यूज करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे H2SO4, H2 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस एक S है, देख S है, तो S का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 32 AMU, बेसिकली 32 AMU। तो प्लस 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 48, तो ये आ जाएगा, सॉरी 48 नहीं, 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 32 प्लस 2, तो दिस विल बी 98 AMU। यहां देखो 98 AMU। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, क्या मैं इस एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर तुझसे पूछे तो दिस विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। समझो बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। ठीक है, अबे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स निकाल लिया, एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU है, तो अगर 10 न्यूक्लियॉन है तो मास क्या हो जाएगा, 10 AMU। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लेंगे, उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये बात क्लियर है? देख लो अच्छे से। ओके, अब आ जाते हैं किताबी डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। अब तो ये समझ में आएगा अच्छे से किताब में क्यों ऐसे लिखा हुआ है।
तो समझना किताबी डेफिनेशन में 1 AMU को बोलते हैं 1/12 into mass of C12 atom. 1/12 into mass of C12 atom. C12 बहुत इंपॉर्टेंट है, C12, क्योंकि C के दो आइसोटोप्स है, एक तो C12 है और एक C14 है। तो इसीलिए हम लोग C12 को मानते हैं एज अ पैरामीटर। अब तुम बोलोगे सर 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, AMU बराबर 1/12 इंटू C12 में, देखो बेटा C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, सर हमारे पास तो 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है C12 में, मतलब 12 न्यूक्लियॉन्स है। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 12 न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU लिख सकते हैं, इंटू 1 AMU लिख सकते हैं, तो इंटू 1 AMU। सर आप ही ने तो बताया कि एक एटम का जो मास होगा, एक एटम का मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU, तो हमने C12 का मास लिख दिया 12 न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU। अब 12 न्यूक्लियॉन्स बाई 12 काट दो, काट के 1 AMU, ध्यान से देख, 1 AMU विल बी इक्वल्स टू, ये तो कट गया ना, तो 1 न्यूक्लियॉन इंटू 1 AMU, तो विच इज 1 AMU। तो इधर भी 1 AMU आ गया, इधर भी 1 AMU आ गया, ठीक है। तो सर ये तो समझ में आ रहा है, डेफिनेशन किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि एक 12 C12 का जो मास होता है वो होता है 12 AMU, उसको अगर 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 AMU आ जाएगा। एक C12 के मास को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 AMU आ जाएगा। बट किताब में ऐसे क्यों डिफाइन किया हुआ है? क्यों हम लोग 1 AMU को ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/4 इंटू मास ऑफ 1 He एटम, या फिर 1 AMU को 1/16 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिख सकते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम। सर ऑक्सीजन एटम का भी तो मास देखो, सर ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU, उसको 16 से डिवाइड कर दो, हमारे पास फिर से 1 AMU आ जाएगा। नहीं, ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि भाई एक ऑक्सीजन का जो मास है, एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो परफेक्ट 16 नहीं होता है। तो बेटा अगर ये परफेक्ट 16 नहीं है तो उसको 16 से डिवाइड करके ये परफेक्ट 1 नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये परफेक्ट 16 नहीं होता है। तो परफेक्ट 16 नहीं है तो डिवाइड करके ये परफेक्ट 1 नहीं आएगा। सिमिलरली इसका मास परफेक्ट 4 नहीं आता है, डिवाइड करके 1 नहीं आएगा। तो सर इसका क्या परफेक्ट 12 आता है? हां, इसका मास ऑफ C12 इसका परफेक्ट 12 आता है, जिसके वजह से 12 से डिवाइड करके परफेक्ट 1 AMU को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट इनके नहीं आते हैं तो इनके टर्म्स में हम लोग डिफाइन नहीं करते। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, सारे साइंटिस्ट ने यही माना है तो हमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम भी इसी को मानेंगे, किताबी डेफिनेशन। बट अगर तुझसे पूछे भाई 1 AMU क्या है, तो दिल पे हाथ रख के तुम बोल सकते हो सर 1 AMU ठीक है, डेफिनेशन किताब का तो हो गया, बट हमें एक चीज पता है भाई 1 AMU वही होगा जो मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, इसमें 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे, इसीलिए 12 न्यूक्लियॉन्स अपॉन 12, तो 1 न्यूक्लियॉन का मास आ गया। क्या ये तुझे बात तुझे समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जिस वजह से ये किताबी डेफिनेशन है, सही है, बट ये फील वाला डेफिनेशन है जिसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है? देख लो अच्छे से। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया है। इसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देख, पहला ही चीज इसमें बोला है इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, इसका भी मैं बताऊंगा तुम्हें। पहले तो अपना डेफिनेशन, फिर आएगा हमारा किताबी डेफिनेशन। अपना डेफिनेशन क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का? तो रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी मास ऑफ वन एटम अपॉन वन एम्यू। क्या है सर ये? अबे मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। अगर तू रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का निकाल रहा है, अगर तू मॉलिक्यूल का निकालेगा तो मॉलिक्यूल लिखेगा। अभी सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन एटम अपॉन वन एम्यू इज आवर रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वन एटम का वन एम्यू होता है अपॉन वन एम्यू, तो ध्यान से देखो एम्यू से एम्यू कट जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी वन। हीलियम का देख लो, 4 एम्यू उसका एटम का मास अपॉन 1 एम्यू, तो ये कट कुट आके कितना आ जाएगा? अगेन 4। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 16 एम्यू अपॉन 1 एम्यू विच विल बी इक्वल टू कट कुट आके 16। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो देख कार्बन में 12 एम्यू अपॉन 1 एम्यू विच विल बी अगेन 12। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि सर एम्यू से एम्यू हर बार कट रहा है। इसका मतलब कि सर क्या आप ये बताना चाह रहे हो कि सर ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं है। इट इज जस्ट अ रेशियो। वो रेशियो है दो मासेस का, उस ऊपर भी एम्यू नीचे भी एम्यू, तो दो मासेस का रेशियो है। क्लियर? क्या दिमाग मत लगाओ, इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, हमारा एक एटम का मास को 1 एम्यू से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक ठीक ठीक, ओके। अब यहां पे देख किताबी डेफिनेशन क्या है। देखो बेटा, किताब में क्या लिखा हुआ रहता है? किताब में यह बोलता है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम अपॉन मास 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई किताब का मजबूरी है, उसको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि किताब में उसको पता है कि अगर मुझे 1 एम्यू को परफेक्टली डिफाइन करना है, ध्यान सुनना, 1 एम्यू मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि बट किताब का अपना मजबूरी है, उसको अगर 1 एम्यू को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेगा? वो 1 एम्यू यहां पे कैसे डिफाइन करेगा? तो वो लिखेगा 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। तो यहां पर उसने उसी 1 एम्यू को डिफाइन करने के लिए क्या लिखा है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, मास ऑफ 1 एटम अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, जो कि हमें पता है वो 12 एम्यू होता है। कट कुटा के 12 से 12 1 एम्यू ही तो बचेगा। तो बेसिकली हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को फील के साथ ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है? या तो फिर देख, रिलेटिव एटॉमिक मास तू फील के साथ एक और चीज बोल सकता है कि सर एक और चीज समझ में आ रहा है कि सर देखो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 एम्यू, 1.0078 ऐसे कुछ होता है, बट हम लोग उसको 1 एम्यू मान सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम का मास। ठीक सर, एकदम। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 एम्यू होता है। ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं कि जैसे कि हीलियम का मास होता है 4 एम्यू, तो वो हाइड्रोजन के मास के जितना टाइम्स है, दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास।
विच इज 4। ऑक्सीजन का मास 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास देख 16 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि भाई हाइड्रोजन एटम के जितना टाइम्स होगा एक एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास, दैट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए वैसे डिफाइन नहीं करते, बट एटम के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि भाई हाइड्रोजन के जितना टाइम्स होगा उतना हमारा होगा एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या ये बात क्लियर है एकदम? ओके बेटा, अच्छे से इसको लिख लो, लिख लिया होगा? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला चीज बहुत सिंपल है, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। देख, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, यहां देखते ही पता चल रहा होगा, चलो सोडियम में एक बार और देख लेते हैं, विच इज सोडियम, विच इज Na। तो बेटा सोडियम में क्या होता है? इसमें होता है 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, इसका जो मास ऑफ Na एटम कितना हो जाएगा? 23 AMU। बट हमसे क्या पूछा है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता, तो अगर वो 23 AMU है, बस AMU को हटा दो, 23 इज आवर रिलेटिव एटॉमिक मास। आंसर डी। देख ले अच्छे से, क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन? What is the molecular mass of oxygen? चलो एक बार अच्छे से ट्राई कर लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पे देख, अगर तुझसे व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर भी बोला है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर नहीं भी होता और सिर्फ ऑक्सीजन कहीं पे दिया हुआ है, व्हाट इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन, ठीक है, व्हाट इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन, और यहां पे तुझे डिफाइन नहीं किया है कि भाई वो मॉलिक्यूल में है कि एटम में है। अगर एटम में है तो अलग होगा, मॉलिक्यूल में है तो अलग होगा। चलो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में होता है हमारा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, तो यह हो जाएगा हमारा 16 AMU। यह ऑक्सीजन का मास होगा एक एटम का। बट यहां पे दो चीजें हैं, पहले तो मॉलिक्यूलर बता दिया गया है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, अगर नहीं भी होता तो भी हम लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मानेंगे। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में रहता है, एंड जिस फॉर्म में रहता है उसी को माना जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। एक बार और, ऑक्सीजन नेचर में जनरली जिस फॉर्म में पाया जाता है, क्वेश्चन करते टाइम उसी फॉर्म को यूज किया जाएगा। अगर कहीं पे तुम्हें कंफ्यूजन है कि एटम वाला ऑक्सीजन लेना है कि मॉलिक्यूल वाला ऑक्सीजन लेना है, तो जनरली हम लोग क्या लेंगे? मॉलिक्यूल वाला ऑक्सीजन को ही मानेंगे। तो बेसिकली O2 दो ऑक्सीजन है, तो उसका मास क्या हो जाएगा? 32 AMU। एटॉमिक मास यूनिट 32 AMU होगा, ग्राम में नहीं होगा, 16 नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर है। 32 ग्राम ये गलत है। अगर तुमने कुछ पहले पढ़ रखा है और ये मार्क किया है, वो बिल्कुल गलत है। एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, एक मॉलिक्यूल का मास कभी भी 32 ग्राम्स नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? आया समझ? बढ़ जाए आगे। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 405 एटम्स ऑफ हीलियम एटम्स? हीलियम एटम 405 हीलियम एटम, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? चल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक हीलियम को देखे तो 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है। बेटा बार बार इसको लिखो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हर एक चीज के लिए लिखो ताकि तुम्हें वो चीज याद हो जाए। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो हमारा इसका जो मास होगा दैट इज 4 AMU। एक हीलियम का कितना है? 4 AMU। हमारे पास कितने एटम्स है? 405 एटम्स है, तो मास ऑफ 405 atoms of He will be equals to 405 into 4, which is 1620 AMU, atomic mass unit। सिंपल सी बात है, कोई डाउट?
नहीं है ना, एक एटम का 4 एम्यू, 405 एटम का 4 इंटू 405। देख लो बेटा, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है एकदम अधिक। हाउ मेनी एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट इन 600 यू? व्हाट इज यू? एटॉमिक मास यूनिट, सेम बात है। 600 यू सैंपल ऑफ सी एटम, कार्बन एटम। तो देखो, आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चल, अब कार्बन में क्या होता है? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो इसका होता है 12 एम्यू, या फिर इसको यू लिख लो, 12 यू, बात सेम है। देख, टोटल मास कितना दे रखा है? टोटल मास हमें दे रखा है 600 यू। तो अगर टोटल मास 600 यू है, एक एटम का 12 यू है, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन कार्बन। तो दिस विल बी 600 बाई 12। ये भी यू, ये भी यू। देख, यू से यू कट जाएगा क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना हमसे, तो नंबर ऑफ एटम्स में यू थोड़ी आएगा। तो 600 बाई 12, दिस इज 50। दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम जो तुम्हें मिलेगा 600 यू में। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लियर है? देख, हम लोग अभी मोल कुछ भी नहीं पढ़े, मोल वोल कुछ नहीं यूज करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तुमने देखा होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सर इतना बड़ा सा फॉर्मूला, कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स है, सिंपल लॉजिक है, उसी को लगाएंगे। मोल तुम खुद निकालोगे क्या होता है मोल। अभी मोल वोल का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसको पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 196 एम्यू ऑफ H2SO4। चलो एक बार अच्छे से पॉज करके ट्राई करो, देखते हैं कितनों से सही होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 196 AMU ऑफ H2SO4। चलो, सब निकल लिया होगा। सॉल्यूशन। अच्छा, तो यहां पे पहले तो H2SO4 को देखो। H2SO4, इसमें H2 मतलब 2 इंटू 1, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस सल्फर, सल्फर होता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 16, ये आता है 98 AMU। पहले भी सॉल्व करके बताया, ठीक है, 98 AMU। ठीक है सर, एक एटम का मास 98 AMU है एंड हमारे पास टोटल मास 196 AMU है। टोटल मास 196 सर, ये तो बहुत सिंपल, एक एटम का मास 98, टोटल मास 196, तो नंबर ऑफ H2SO4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है बेटा, एटम का मास नहीं, मॉलिक्यूल का मास। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 196 बाई 98 विच इज 2। तो 196 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। ठीक ठीक ठीक, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। अब एक मॉलिक्यूल में भाई कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में। ध्यान से देखो, 4 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, हमें मिला है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 196 AMU of H2SO4 will be equal to 2 into 4 which is 8। ध्यान देना, which is 8। क्या ये बात क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल मैथ्स है, फॉलो करो, क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाते हैं। अब थोड़ा टफ बनाते हैं, देखते हैं कितनों से सही होता है। Find out the number of carbon atoms in a 60 gram sample of carbon C12। कार्बन 12 बेसिकली, तो मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट ऑफ C12 इज 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन विच इज 12 AMU। बेटा मैंने पहले बताया, कोई मोल वोल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, यूज नहीं करना, सिंपल
जो तुम पढ़े हो उसी से सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया। 60 ग्राम दे रखा है भाई, ग्राम दे रखा है, ग्राम दे रखा है, ध्यान रखो। ओके, तो बेटा देख, एटॉमिक वेट ऑफ C12 कितना है? 12 AMU है। टोटल मास 60 ग्राम। चलो टोटल मास ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 विल बी टोटल मास अपॉन 12 AMU। क्या हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसे सॉल्व किया जा सकता है? ध्यान दे, ऊपर टोटल मास, नीचे एक एटम का मास। होना तो यही चाहिए, बट होगा नहीं, क्योंकि ऊपर है ग्राम, नीचे है AMU, दोनों यूनिट सेम नहीं है, तो हमें दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, गलत है। तो बेटा यहां अगर ग्राम है, यहां AMU है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमें पता है कि भाई 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है भाई। 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है? ध्यान से देखो, यहां पे हमने देख लिया था 1 AMU होता है इतने ग्राम के बराबर, याद रखने हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है 1 AMU। अब टाइम आ गया है कि इस जगह पे हम लोग AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करें। कहां गया? AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करें, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। मैंने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सैंपल का मास पता है, एक एटम का मास पता है। अब सर बहुत सिंपल है, 60 ग्राम्स अपॉन 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब तो सर ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, 60/12 सर ये आ जाएगा 5, ये कट कुटा के ये 12 और 60 कट के 5 आ गया, इंटू 1/1.66 इंटू 10⁻24। कुछ सर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। बेटा अब बेटा ये वाला जो चीज है ना, ये चीज अब बहुत बार तुम्हारे हर क्वेश्चंस में आएगा। एंड इस चीज को याद रखना, इसका वैल्यू भी याद रखना, इसका एक टर्म भी देंगे हम लोग, उसको याद रखना बिना ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, इसका वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है, करके देखना कैलकुलेटर से, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आएगा इसका वैल्यू पूरा, ये निकल के आएगा। ठीक है, करोगे तो आएगा। ठीक है, एंड इसको हमने एक टर्म दिया है Na। इसका मैं नाम भी नहीं बता रहा हूं, बस सिंबल बता रहा हूं Na। बस अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें जब भी ये टर्म आए 1/1.66 इंटू 10⁻24, इसको हम लोग Na से रिप्लेस कर देंगे। क्लियरिटी है? बस ज्यादा क्वेश्चन देखो खुद ही बता रहा है, ना 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 क्वेश्चन नहीं पूछना, नहीं पूछना, अभी बस जितना बोला जाए उतना करो। इसका वैल्यू, इसको एक स्पेशल टर्म का नाम दे दिया हमने Na। तो यहां पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स विल बी 5 इंटू Na। क्लियर है? इतने एटम्स आएंगे, Na का वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, बट अभी नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस Na के टर्म्स में हम लोग रिप्लेस करेंगे। जब भी ये टर्म आए उसको लिख दो चुपचाप Na। क्लियर है? देख ले अच्छे से। ओके, आई थिंक हो गया होगा, लिख लो अच्छे से। ओके, कोई भी डाउट आए तो बेटा कमेंट में मेंशन करना, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा क्यों ये आ रहा है, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख, इन टर्म्स ऑफ Na निकालना है तुझे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम सैंपल ऑफ He गैस। सबसे होना चाहिए Na। सॉल्व करो बेटा, पॉज करके अच्छे से ट्राई करो, Na के टर्म्स में आंसर देना है। चल देखते हैं। अब बता, He गैस, मास ऑफ 1 He एटम, ये तो सर हमें पता है, ये होता है 4 AMU, हमने बहुत बार देख लिया, अब तो याद हो गया है 4 AMU।
which is 4 into 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. सर यहां ग्राम में है, हमें एएमयू से रखने से काम नहीं चलेगा, हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ गया। अब बताओ जो टोटल मास है, टोटल मास कितना है भाई, कितना है, 20 ग्राम है टोटल मास, 20 ग्राम, ठीक है ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल सी बात है सर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मास को एक हीलियम के मास से डिवाइड कर दो सर, टोटल मास इतने हैं, एक हीलियम का मास इतना है, डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आ जाने चाहिए। तो टोटल मास देखो 20 अपॉन एक हीलियम का 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एंड ये कट के 5 आ गया। एंड सर अब फिर से वही चीज दिख रहा है हमें, 5 इंटू 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। सर आपने बोला है इसको ज्यादा दिमाग ना लगा के डायरेक्ट Na लिखने के लिए, बिल्कुल एकदम सही, डायरेक्ट Na लिखोगे तो दिस विल बी 5 इंटू Na। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे, Na का वैल्यू तुझे पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, कितने एटम्स मिल जाएंगे, विच इज 5N। क्लियर है? बताना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताना कितनों ने ये स्लाइड 12 वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया था, बस कमेंट में 12 मेंशन कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ 12 वाला क्वेश्चन तुमने बिल्कुल सही से कर लिया था। क्लियर? ओके, चलो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल, एक और इन टर्म्स ऑफ Na। थोड़ा अच्छे से, Ca का एटॉमिक मास पता है, C का पता है, O का पता है, एक बार अच्छे से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कर लिया होगा, चलो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ CaCO3। चलो CaCO3 को देखते हैं, मास ऑफ CaCO3 एटम, एक एटम का मास निकालेंगे। Ca का सर हमें पता है, हमने याद कर लिया, अभी अपने बताया, याद कर लिया, Ca का होता है 40 प्लस एक कार्बन है तो उसका 12 हो जाएगा, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, सर ये हो गया 48, ये प्लस 12, 60, 100 AMU, 100 AMU हो गया सर हमारे पास एक एटम का मास। सर बट यहां पे ग्राम में दे रखा है, AMU से काम नहीं चलेगा, इसको आप चुपचाप ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में आ गया, एक एटम का मास हमारे पास ग्राम में आ गया। तो अब नंबर ऑफ एटम्स, तो देख नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है, टोटल मास को एक CaCO3 के मॉलिक्यूल, m मतलब एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर दो टोटल मास को, तो वो आ जाएगा हमारे पास 400/100 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ये कट कुटा के 4, सर नीचे वाला पूरा टर्म तो हमारा Na है, विच इज 4 इंटू Na, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देख लो बेटा, क्लियर है? आई थिंक ये भी सबने कर लिया होगा, अगर तुमने कर लिया है तो 13 मेंशन कर देना, स्लाइड का नंबर 13 है तो 13 मेंशन कर देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने लिख लिया होगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 147 ग्राम ऑफ H2SO4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। नंबर ऑफ एटम्स बोला है इन 147 ग्राम ऑफ H2SO4। कर लिया क्या? चल देखते हैं सॉल्यूशन, ध्यान दे, 147 ग्राम, ठीक है, मास पहले ये निकालते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ
H2SO4, सर वो तो अभी अभी निकाला हुआ है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। 98 AMU होता है, 98 AMU, ठीक है। बट सर अगेन ग्राम में दे रखा है, AMU से कैसे रख रहे हो? 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है। दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ H2SO4, ठीक ठीक ठीक। अब टोटल मास कितना दे रखा है? टोटल मास देखो भाई, टोटल मास है 147 ग्राम्स। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, क्योंकि ये मास किसका है? H2SO4 का। ये मास किसका है? टोटल सैंपल ऑफ H2SO4। तो हमें भी क्या मिलेगा डिवाइड करने से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, which will be equal to 147 upon 98 into 1.66 into 10⁻24। ये कटेगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3, तो 3/2 ऐसे करके, और नीचे वाला पूरा टर्म Na होता है तो 1.5 Na। देखो अच्छे से एक बार कैलकुलेशन, 3/2 नीचे वाला ये पूरा टर्म 1/1.66 into 10⁻24, ये Na होता है, ये आ जाएगा 1.5 Na। देख तो क्लियरिटी है अच्छे से, ओके। ये हमारे पास क्या आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अबे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आया, पहला ही देखना, एक ऑप्शन तो ये रहेगा ही। बहुत बच्चे सिली मिस्टेक यहां पे करेंगे, यहां तक आके भूल जाएंगे भाई एक्चुअल में क्या निकालना है। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मॉलिक्यूल्स थोड़ी निकालना था। देखो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई एक H2SO4 में देख, इन 1 molecule of H2SO4 number of atoms of oxygen is equal to, कितने ऑक्सीजन है? एक एटम में 4 ऑक्सीजन, एक एटम में 4 ऑक्सीजन। तो बेटा अगर एक एटम में 4 ऑक्सीजन है, सॉरी एक एटम क्या बोल रहा हूं, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स है, कितने हमारे पास एटम्स हो जाएंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 into 1.5 into Na, which will be equal to, क्या आ जाएगा 6 Na। ध्यान देना, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द होल सैंपल। सबने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 180 ग्राम ऑफ D2O। D2O अगर तुम्हें नहीं पता, D2O इज हैवी वाटर। D2O दिस इज ड्यूटेरियम। तो D2O में जैसे D2, तो 2 into 2, इसमें D में क्या होता है? देख, जो D है वो बनता है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन से, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक मास विल बी 2 AMU, एंड इसमें 2 D2 है तो 2 into 2 प्लस O का है 16, तो दिस विल बी 20 AMU, एंड इसको याद रखना है D2O। ठीक है, बाकी जल्दी से एक बार सॉल्व करके बताओ, सारी चीजें निकालो, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, कितने प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चल देखते हैं 180 ग्राम ऑफ D2O। ठीक है, एक D2O का तो मास हमें मिल गया है, बट सर यहां पे अगेन ग्राम्स में दे रखा है, तो पहले तो इसके मास को निकालो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ D2O देखो 20 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ठीक, अब पहले निकाल लेते हैं भाई कितने मॉलिक्यूल्स है, D2O का मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो तो भाई यहां से आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास हमें पता है
टोटल मास भी हमें पता है 180 ग्राम्स है। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर, टोटल मास 180 को डिवाइड कर दो 20 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये कट के 9 आ गया। सर आपने बोला है 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, दिमाग नहीं लगाना, 9 इंटू Na होगा। वो जो पूरा टर्म है 6.022 इंटू 10⁻23, उसका वैल्यू हम लोग Na मान के चलेंगे अभी, ठीक है, उसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स है, ठीक ठीक ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स है। चलो अब D2O को देख लेते हैं, ये D2O क्या चीज है। देख D2O, इसमें 2 ड्यूटेरियम है, 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 1, ड्यूटेरियम है 2। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 1 D2O मॉलिक्यूल, चलो देख लेते हैं कितने हैं भाई, 3 है। एक मॉलिक्यूल में भाई 3 एटम है, इसको मैं रब कर देता हूं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 9 इंटू Na है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है सर, यहां से दिख ही रहा है हमें नंबर ऑफ एटम्स, तो आ गया है हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 Na विच इज 27 Na। ध्यान दो इधर, दिस इज आवर 27 Na, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक। अब आ जाते हैं प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स है इतने सैंपल में। ध्यान से देख प्रोटॉन्स, पहले तो इस D2O को एक बार और देखते हैं। D2O 2 ड्यूटेरियम है एंड 1 ऑक्सीजन है। तो सर ड्यूटेरियम, एक ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन होता है एंड 1 ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है सर। यहां से देख लो, 2 ड्यूटेरियम है, 2 इंटू 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की भी बात करूं तो इस ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही तो है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। देख ले, क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है? एक ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। देख लो अच्छे से, ओके। अब हमसे क्या बोला है? अब हमसे बोला है कि भाई इस सैंपल में कितने प्रोटॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल, ध्यान से देख कितना आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके 1 प्रोटॉन 1 ड्यूटेरॉन में 2 है, 2 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन का, तो टोटल आ गया 10 प्रोटॉन। पी को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ओके। तो अब यहां से देखो, तो दिस विल बी आवर 10। अच्छा, सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल, ये भी हमारे देख 10 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 D2O मॉलिक्यूल, ये भी देखो 10 है, कैलकुलेट करो। न्यूट्रॉन्स भी हमारे 10 है, तो 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन, सारे के सारे सेम है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, सर बिल्कुल सही, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन। सर इतने मॉलिक्यूल्स है, 9 इंटू Na मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर नंबर ऑफ
अगर मैं टोटल एक साथ में लिख देता हूं, टोटल प्रोटॉन्स अगर देखे तो प्रोटॉन्स हो जाएगा 10 इंटू 9 Na विच इज 90 Na। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन भी हमारा 90 Na है एंड जो न्यूट्रॉन है ये भी हमारा 90 Na होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। एक बार जल्दी से देख लो, टोटल मैंने लिख दिया है, सबके सेम टू सेम है। क्या ये क्लियर है? क्या मैंने यहां पे पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी मोल का यूज किया है? नहीं ना, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, बस यही सिंपल लॉजिक से हो गया होगा। ठीक है, ये क्या लिख दिया? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का देखना है, इन 49 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। चलो एक बार अच्छे से इसको ट्राई करो, ट्राई कर लो सबको। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इन 49 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। ऑक्सीजन के सिर्फ बताने, ठीक। चल H2SO4, तो इसका तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 98 AMU, बट AMU से रखने से काम नहीं चलेगा सर, यहां ग्राम में है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 98 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ठीक है, अब सैंपल ऑफ H2SO4, ठीक है। क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन कितना 49 ग्राम्स, 49 ग्राम सैंपल, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख, 49 बाई 98 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। क्या ये बात एकदम सबको क्लियर है? ग्राम्स ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एक टोटल सैंपल का मास अपॉन एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, ध्यान से देखो, 49 98 नीचे आ जाएगा 2। सर ये पूरा टर्म दिमाग नहीं लगाना, इट इज Na, तो दिस विल बी 0.5 Na। देखो तो बेटा 0.5 Na आ गया टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक ठीक, क्लियर है। बट हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, तो चलो ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं भाई। अगर इतने मॉलिक्यूल है H2SO4 का, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? क्या हम लोग वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एटम ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली 4 इंटू 0.5 Na विच इज 2 Na। क्या ये सबको क्लियर है? देख ले अच्छे से, पहले एक बार देख लो फिर मैं समझाऊंगा, दिमाग लगाओ, आ गया होगा। ओके, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? 4 इंटू 0.5 Na विच इज 2 Na। क्लियर है? ओके, तो ये तो हमने देख लिया। इतने इतने एटम्स है, इतने एटम्स है ऑक्सीजन के। एक एटम की अगर बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन होता है, 8 न्यूट्रॉन होता है एंड 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सेम टू सेम है, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। ठीक ठीक, तो अगर मैं टोटल एक एक करके देखते हैं, प्रोटॉन की बात करूं एटम्स में, मतलब ऑक्सीजन में, टोटल प्रोटॉन, सर एक एटम में 8 प्रोटॉन है एंड ऑक्सीजन के इतने एटम्स है, तो सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल, 2 इंटू 8 Na या 8 इंटू 2 Na विच इज 16 Na ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। एंड यहां से सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहा होगा सर, सेम टू सेम है, डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ लेंगे 16 Na
एंड न्यूट्रॉन भी हमारा कितना हो जाएगा 16 Na। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियरिटी है? देख ले अच्छे से। डाउट होगा कमेंट में मेंशन करो, सर ये वाला कैसे हो गया, सर यहां पे 4 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल है भाई। एक इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है, एक मॉलिक्यूल में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन, तो इतने ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 8 × 2 Na विच इज 16 Na। क्लियर है? देख ले अच्छे से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक बार अच्छे से पॉज करके इसको ट्राई करो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 168 ग्राम ऑफ 5626 Fe2+, Fe2+। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता तो ये जो 26 है, ये एंड ये, दिस इज एटॉमिक नंबर, दैट इज मास नंबर। ये होता है एटॉमिक नंबर एंड दिस इज आवर मास नंबर। आई होप सबको पता होगा, सबने 10 पास करके आए होंगे। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करता है? ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर tells us about number of protons। मास नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, या तो फिर इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कभी कभी फ्रैक्शन में भी दिया हुआ रहता है, वो अलग चीज है, वो अभी देखें। फ्रैक्शन नहीं, 26 56 मास नंबर, एटॉमिक नंबर मास नंबर ये बताता है। जल्दी से एक बार बताओ कितना आएगा। क्या सबने सॉल्व कर लिया? चलो देखते हैं। अब पहला चीज, इसके 56, ठीक है, तो Fe 26 सिर्फ इस एटम को देख रहे हैं, 2+ को नहीं, इसको देख रहे हैं। इसको अगर देखे तो सर आपने अभी बोला एटॉमिक नंबर जो चीज है ये 26, ये बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, मतलब ऐसे लिखते हैं, इसके सर 26 प्रोटॉन्स है। ठीक, ओके। अब सर अगर 26 प्रोटॉन है, प्लस कुछ है नहीं, सिंपल एटम है, तो सर एक चीज है, सर मैं ये भी लिख सकता हूं 26 इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि एक एटम जो न्यूट्रल है उसका टोटल चार्ज 0 होगा, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। मैं अभी 2+ की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल Fe एटम की बात कर रहा हूं। एंड इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख, सर आपने बोला ये जो मास नंबर है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समेशन है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समेशन है। इसका मतलब कि 56 - 26 इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 30 न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स भी पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके। बट हमसे क्या पूछा है? हमसे कौन सा चीज दे रखा है? Fe2+ है, Fe 26 56 2+। सर ये 2+ चार्ज आ गया, मतलब यहां से जरूर इसको जरूर हो सकता है सर 2 प्रोटॉन दे दिया हो। क्या दे दिया हो? 2 प्रोटॉन दे दिया हो, इसीलिए चार्ज इसका प्लस आ गया है। बट सर हमने पढ़ा है प्रोटॉन अगर दे देंगे न्यूक्लियस के अंदर तो पहले तो बहुत मुश्किल है, दूसरा चीज ये एटम खुद चेंज हो जाएगा, ये आयरन नहीं रहेगा। तो बेटा पहला चीज, प्रोटॉन नहीं देते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा सर बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो सर फिर तो यहां पे प्लस तभी आ सकता है कि अगर मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कम हो जाएगा, तो इसमें
2+ का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से 2 कम, मतलब 24e हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लियर है? Fe2+ मतलब इलेक्ट्रॉन्स 2 कम है, 2 कम है, पहले 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 कम हो गया, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज की भाई हमसे पूछा है 168 ग्राम्स में बताओ। 168 ग्राम्स, ठीक ठीक। अच्छा सर, ये तो आपने एक और चीज बताया, मास नंबर जो चीज है दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU होता है एटम का मास। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU होता है एटम का मास, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ Fe2+ will be equal to 56 AMU। बट अगेन देख, सैंपल किस में दे रखा है? ग्राम्स में, तो हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। ये हो गया एक Fe2+ का वेट, एक एटम का वेट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe2+। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe2+, सिंपल सी बात है सर, टोटल जो सैंपल का मास है 168 ग्राम को एक एटम के मास से डिवाइड कर दो। 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 कर दिया डिवाइड ग्राम्स में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा 56 और ये कट के आ जाएगा हमारे पास 3 बाई ये पूरा है, तो दिस विल बी 3Na। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe2+ इज 3Na। क्या ये बात तुम्हें एकदम क्लियर है? यस, 3Na। 3Na क्या आया? 3Na इसके एटम्स आए, Fe2+ के नंबर ऑफ एटम्स आए 3Na। एंड एक Fe2+ एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन्स है एक Fe2+ एटम में। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 24 इंटू 3Na, which will be equal to 72Na. This is the total number of electrons which is present in this. अब अगर तुझे Na के टर्म्स में नहीं बोले तो सर Na के टर्म्स में आपने तो हर जगह पे Na का वैल्यू भी एक बार पुट कर दो। चलो पुट कर देते हैं, तो 72Na will be equals to 72 into 6.022 into 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे सैंपल में। क्या तुम्हें बात समझ में आया पूरा चीज अच्छे से? तो यहां पे देख, मैंने पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी मोल का इस्तेमाल किया नहीं है। अब ये Na अगले हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या देखेंगे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। सर हर जगह पे आप ये Na को क्यों लिख रहे हो, Na को सामने क्यों ला रहे हो, क्यों आप इसमें 6.022 into 10⁻23 डायरेक्टली नहीं लिख रहे हो, क्यों इतना Na इंपॉर्टेंस है, यही हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए क्या तुम्हें पूरा चीज समझ में आया? अगर पूरा समझ में आया अच्छे से तो कमेंट में मेंशन करना, कोई डाउट है तो वो भी मेंशन करना, या तो फिर लिख देना सर ऑल गुड। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।